चलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपकी इस कक्षा में जहां पे हम बिहार स्पेशल की बात कर रहे हैं। कल हमने बिहार स्पेशल के डिटेल सिलेबस को देखा था। हमने कल जानने का प्रयास किया था कि आखिर बिहार है क्या, बिहार का जन्म कैसे हुआ, बिहार का नाम कैसे पड़ा। बिहार के नाम के साथ ही साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि आखिर बिहार का जन्म 22 मार्च को जब हुआ तो ये बंगाल से किस तरह से टूटा। फिर हमने ये देखा कि बिहार जब टूटा तो फिर उड़ीसा बना और उड़ीसा से किस प्रकार टूटा, ये भी हमने देखने का प्रयास किया। फिर हमने ये देखा कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। फिर हमने आपको वो बौद्ध धर्म की कहानी बताई जहां से बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे, जो उनके भिक्षु होते थे, वो रात्रि विश्राम बिहारों में किया करते थे। बिहार उनके ठहरने का स्थान होता था, जिससे बिहार जो है बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा, जिसके कारण बिहार को बौद्ध धर्म के नाम के उस विहार के नाम से बिहार के रूप में जाना गया। फिर हमने आपको ये बताया कि बिहार की राजधानी पटना है और बिहार जो है भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को मिला देते हैं तो ये 13वें नंबर पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि लद्दाख जो है काफी बड़ा है बिहार से, इसलिए हम जब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला देते हैं तो हम 13वें नंबर पर आ जाते हैं। फिर हमने ये देखा कि जनसंख्या की दृष्टि से हमने देखा कि बिहार भारत में तीसरे स्थान पर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर हमने बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखा, हमने ये जानने का प्रयास किया कि बिहार का भौगोलिक स्थिति कहाँ है। तो मैंने आपको बताया 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसकी पृष्ठभूमि और इसकी भौगोलिक स्थिति है। फिर हमने देखने का प्रयास किया कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने आपको बताया 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जबकि उस क्षेत्रफल को हमने दो भागों में बांटा जिसे हम कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रफल। ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 किलोमीटर स्क्वायर और जो शहरी क्षेत्रफल है वो 1905.49 वर्ग किलोमीटर है। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। फिर हमने उससे आगे हम बढ़े थे और हमने देखा कि बिहार की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम जब हम देखते हैं, पूरब से पश्चिम यानी ये वाला जब हम देखते हैं तो ये होता है 483 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण जब हम देखते हैं तो ये है 345 किलोमीटर। फिर हमने देखा कि बिहार के सीमावर्ती राज्य क्या है। बिहार की चौहद्दी हमने देखी, उत्तर में क्या है, नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब के अंदर में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम के अंदर में क्या है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। हमने ये देखने का प्रयास किया कि नेपाल से कितने जिले लगते हैं, तो हमने बताया 7। बंगाल से हमने पूछा आपसे तो आपने कहा बंगाल से लगते हैं 3। फिर हमने जानने का प्रयास किया झारखंड से लगते हैं 8 और फिर हमने देखा उत्तर प्रदेश से भी कितने जिले लगते हैं, तो 8 जिले लगते हैं। हमने ये जानने का प्रयास किया। फिर गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। रिकॉर्डेड क्लास है गाइज, एक काम करो, रुको 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 रुको। एसके नाम के एक व्यक्ति हैं, इनका पहले इनको डालो इधर। रुक जाओ गाइज, इनके हिसाब से रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ वो करवा देते हैं कंप्लीट। रिकॉर्डेड क्लास है ना, कहाँ गया? एक सेकंड रुकिएगा गाइज। अभी एक भैया आए थे, उन्होंने कहा कि रिकॉर्डेड क्लास है गाइज। इनका मोबाइल नंबर है गाइज 7091684125 गाइज, है ना। आप लोग फोन करके इनसे पूछ सकते हैं गाइज कि आपको कैसे लगा शशिकांत भैया कि आप जो है रिकॉर्डेड क्लास में हैं। शशिकांत भैया आप जो हैं रिकॉर्डेड क्लास में हैं, आपको ये कैसे लगा? ठीक है गाइज, ठीक है। ऐसे लोगों के कारण ना पढ़ाने का इच्छा नहीं होता है, सही बता रहा हूं आपको, ठीक है। खैर, फिर हमने क्या देखा, तो फिर हमने देखा उदंते क्यों बोलता है ये सब। इसलिए बोलता है ना कि उसको यहां पे लगता होगा कि वो टाइम तो हमको नहीं दिख रहा है, तो रिकॉर्डेड क्लास है। टाइम नहीं, ये ऐसा टेम्पलेट ही बनाया गया है। हाँ, टाइम क्लास की क्यों चेंज कर दी है? टाइम क्लास की इसलिए चेंज कर दी है क्योंकि सुबह में मेरी करंट अफेयर की क्लास रहती है, उसके बाद क्लास लेके सो जाता हूं, फिर उठता हूं तो दिन भर क्लास करता हूं। अच्छा, एक बच्चा ना फोन करके एक वीडियो भेजा हमको, वीडियो भेजा नहीं, वो इंस्टाग्राम पे लगाया था, हमको टैग किया। उसने लिखा कि भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान द ऑफिसर्स एकेडमी है जो छात्रों का बांस करके रखता है। हमको लगा क्या हो गया भाई। बोला सुबह 5 बजे भोर से लेकर रात को 12 बजे तक तो ऑफिसर एकेडमी के मेन चैनल पर क्लास चलता है,
सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पुलिस एग्जाम पर चलता है। GS 247 पर चलता है। पेड बैच में भोरे 7 बजे से लेकर 3 बजे 4 बजे शाम तक लगातार पढ़ाता है, 10-10 घंटा पेड बैच में। टीचर वाले बैच में भी धुआं उड़ा के पढ़ाता है। ये सब क्या करता है भाई साहब, कौन जड़ी बूटी खाता है ये ऑफिसर एकेडमी वाला, हमको नहीं पता है ना। चलिए, अब हमने यहां तक तो देख लिया था। फिर हमने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे 345 और लेफ्ट टू राइट 483 किलोमीटर है। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला आपको दिखा था कि किशनगंज है। अगर ऑप्शन में नहीं रहे किशनगंज तब क्या लेते हैं, तब कटिहार लेते हैं। तब क्या लेते हैं, कटिहार लेते हैं। फिर आपसे पूछा कि सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो पश्चिम चंपारण है। सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो रोहतास है, रोहतास है। और पूछेगा कि सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो यहां गया जिला पड़ता है दोस्तों, गया जिला। ये हमने देखा था, यहां तक देखा था। अब आज की क्लास में हम यहां से आगे बढ़ेंगे और बिहार के राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास करेंगे। आज हम क्या देखेंगे दोस्तों, तो आज हम पूजा कुमारी जी, एक दो वीडियो बचा हुआ है, वो वीडियो में जल्द से जल्द जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन का वीडियो है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा। आप कृपया करके कमेंट को बंद कर दीजिए और पढ़ाई नहीं दीजिए, नहीं तो हम क्लास बंद करके चल जाएंगे, है ना। अब सुनिए, आज की क्लास में हम बिहार के बारे में जो चीजें देखने वाले हैं, आज की क्लास में जो हम बिहार के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आज के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। ये जो बिहार है ना, ये जो बिहार है, आज हम इस बिहार के राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने वाले हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने वाले हैं। अगर साथियों हम बिहार के राजनीतिक परिचय की बात करें, राजनीतिक परिचय की बात करें, तो सबसे पहले हम ये देखना होगा कि जो बिहार है, ये बिहार का जो शासन पद्धति है वो किस प्रकार का है। कहने का तात्पर्य है कि बिहार के अंदर में संसदीय शासन व्यवस्था चलती है और बिहार के अंदर में द्विसदनीय व्यवस्था है। बिहार के अंदर में क्या है, बिहार के अंदर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बिहार की शासन पद्धति की हम बात करें कि आखिर बिहार की शासन पद्धति क्या है, तो दोस्तों बिहार की शासन पद्धति में एक बात तो आप लिखेंगे कि ये एक संसदीय व्यवस्था है। बिहार के अंदर में कौन सी, चूंकि हम भारत के हिस्से हैं तो हम संसदीय व्यवस्था में यकीन करते हैं। और बिहार के अंदर में दोस्तों एक और बात आप लिखेंगे, वो बात कौन सी है, तो बिहार के अंदर में एक और बात है, और वो बात है दोस्तों कि बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ दोस्तों, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब ये हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब ये हुआ दोस्तों कि बिहार के अंदर में दो सदन है, एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। क्या है दोस्तों, एक विधानसभा है, एक क्या है हमारे यहाँ, तो एक हमारे यहाँ विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है, दूसरा विधान परिषद है। जैसे कैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो लोकसभा के जगह यहां पर क्या है, विधानसभा है, और राज्यसभा की जगह यहां पर क्या है, विधान परिषद है। यहां पे प्रत्यक्ष रूप से लोग चुन के भेजे जाते हैं, यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से लोग चुन के भेजे जाते हैं। क्लियर है ये बात। यूट्यूब पर एनसीईआरटी क्लास होती है, पेड बैच में डलवा दीजिए। भाई वहीं पढ़ लो ना यार, वहां पे भी तो क्लास रहता ही है। ठीक है, अब तंग ना करो मुझे, है ना, अभी सो के उठा हूं मैं, मुझे तंग ना करो। ठीक है, अब सुनिए, जब विधानसभा और विधान परिषद की बात हुई तो आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है भारत में, या पूछेगा निम्न में से किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है, तो अगर मुझे बताओ कि अगर बिहार वहां ऑप्शन रहेगा तो क्या आप टिक करोगे या नहीं करोगे, आप करोगे ना कि बिहार के अंदर में द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब दो तीन और बड़ी बातें करते हैं। अगर हम बात करें बिहार के परिप्रेक्ष्य में साथियों, तो बिहार के अंदर में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं, मान लीजिए बिहार के अंदर में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो कुल लोकसभा की सीटों में सभी बच्चे कमेंट करेंगे, एग्जाम में आता है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा 40 है। अब सुनिए, लोकसभा के अंदर में 40 है, फिर पूछता है कि कुल राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, या लोकसभा के अंदर में रिजर्व सीटें। देखते हैं आप सुनते होंगे ना कि ये सीट जो है एससी एसटी के लिए रिजर्व है, यहां पे ये महिला ही लड़ पाएगी। जैसे अभी हमारे यहाँ समस्तीपुर से सांभवी चौधरी सांसद बनी हैं, तो सांभवी चौधरी जिस समस्तीपुर सीट से जीत के आई हैं वो आरक्षित सीट है या सुरक्षित सीट है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इस लोकसभा के अंदर में आरक्षित सीटें कितनी हैं,
आरक्षित सीटें कितनी हैं? आरक्षित सीटें कितनी हैं दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा 6 सीटें हैं। कितनी हैं? 6 सीटें हैं जो रिजर्व है एससी एसटी के लिए और वुमेन के लिए। किसके लिए? एससी एसटी और वुमेन के लिए। अब साथियों जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुल लोकसभा के बाद एक अगला एग्जाम में सवाल आता है कि कुल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? कुल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे 16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं राज्यसभा के अंदर में? राज्यसभा के अंदर में कितनी सीटें हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। भाई अगर सेक्शनल टेस्ट नहीं खुल रहा है तो अभी नहीं खुलेगा। सेक्शनल टेस्ट कम से कम 20 अप्रैल के आसपास खुलेगा, ठीक है? सेक्शनल टेस्ट कब खुलेगा? 20 अप्रैल के आसपास खुलेगा, ठीक है? अब मत कमेंट कीजिएगा, उस पर काम चल रहा है। हम लोग भी आदमी हैं ना, सुबह 5 बजे भोर से पढ़ा ही रहे हैं। सुनिए, तो राज्यसभा की सीटें जो हैं कितनी हैं? 16 हैं। अब यहां पर एक बात और पूछी जाती है दोस्तों। क्या पूछी जाती है? आपसे पूछा जाएगा कि विधानसभा, ये जो विधानसभा आप देख रहे हैं, इस विधानसभा के अंदर में कितनी सीटें हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों कि विधानसभा, बिहार विधानसभा का भी चुनाव भी है, तो विधानसभा के अंदर में 243 सीटें हैं। कितनी हैं? सभी बच्चे कमेंट करेंगे 243। इस 243 में भी रिजर्व सीटें हैं दोस्तों। कितनी हैं? रिजर्व सीटें हैं, ये भी आपको पता करना होगा। कितनी रिजर्व है साथियों? सुरक्षित सीटें कितनी हैं? ये जो हमने देखा आरक्षित सीटें, आरक्षित ही लिखिए, सुरक्षित की जगह आरक्षित लिखिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बिहार विधानसभा के अंदर में आरक्षित सीट कितनी है? तो आरक्षित सीट साथियों 40 सीटें हैं। मतलब एससी एसटी के लिए, महिलाओं के लिए कितनी हैं? एससी एसटी के लिए खासकर कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा के अंदर में 40 सीटें हैं। अब यहां पर एक और सवाल पूछेगा, आपसे पूछेगा दोस्तों कि जरा बताना कि तुम ऑफिसर एकेडमी से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। वो क्वेश्चन का आंसर देख के पता चल जाएगा। पूछेगा एससी से कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आप कहना 38 हैं दोस्तों। और पूछेगा एसटी को कितनी सीटें आरक्षित हैं मिनिमम? तो कहना कि 2 सीटें आरक्षित हैं। यानी बिहार विधानसभा के अंदर में कम से कम 38 क्या होंगे? तो एससी कास्ट के विधायक होंगे। और कम से कम एसटी कितने विधायक होंगे? तो 2 विधायक होंगे कम से कम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कम से कम? क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लो कि 40 सीटों के अलावा बाकी सीटों पर भी एससी एसटी लोग खड़े हो सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट उससे आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं विधान परिषद की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? विधान परिषद की बात कर लेते हैं, विधान परिषद की। तो जैसे विधानसभा के अंदर में आपने देखा, विधानसभा के अंदर में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं दोस्तों। उसी प्रकार से विधान परिषद के अंदर में कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो विधान परिषद के अंदर में 75 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। 75 सीट है दोस्तों। कितना सीट है? 75 सीट है। 75 सीट है। एक्चुअली आज मैं ना पीपीटी बना नहीं पाया क्योंकि इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ये पीपीटी से एक्सप्लेन किया जा सकता है और आपका टाइम भी बचेगा और ज्यादा से ज्यादा पीपीटी से मैं आपको याद भी करवा दूंगा। समझ में आई बात? ठीक है, 75 हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। बाप, आज तो सारा रिकॉर्ड टूट गया है ना। लगभग 47,900, 48,000, 49,200। वाह, आज बहुत लोग क्लास में जुड़े हैं, बहुत लोगों को पता चल गया होगा, है ना। अब सुनिए, तो राजनीतिक परिचय की हम बात नहीं कर लिए। अब राजनीतिक परिचय के बाद हम जिस बिहार की बात कर रहे हैं वो बिहार ये वाला बिहार है ना। ये बिहार है वो जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं। अब इस बिहार के अंदर में बिहार का राजनीतिक परिचय ले लेते हैं, यानी वर्तमान परिचय बिहार का। बिहार के वर्तमान में जितने लोग हैं, यानी वर्तमान प्रमुखों की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, बहुत इजी सवाल है, मैं जानता हूं आप बता देंगे जैसे आपसे, लेकिन मेरा पूछना काम है। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो ये मैं जानता हूं कि आप बता देंगे। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है आप बता देंगे। दूसरा मैं पूछूंगा कि बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा भाई, ये तो सिलेबस का पार्ट है। उप मुख्यमंत्री कौन है। तीसरा मैं पूछूंगा कि बिहार का राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है। चौथा मैं पूछूंगा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। ये आपको अपडेटेड मैं दूंगा 2025 तक का, अध्यक्ष कौन है। पांचवा आपसे पूछा जाएगा कि बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। छठा आपसे पूछा जाएगा पटना हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी चीफ जस्टिस कौन है। सातवां आपसे पूछा जाएगा कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग है, हमारे यहां इलेक्शन कमीशन है, हमारे यहां क्या है, इलेक्शन कमीशन है। तो आपसे पूछेगा कि बिहार राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, बिहार राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अब यहां अटेगा नहीं, इसलिए अगले स्लाइड पर लिख दूंगा, ठीक है। पहले इतना लिख देता हूं आपको, है ना, पहले इतना लिख देता हूं। तो आप भी जानते हैं कि यहां पे कौन है भाई, तो यहां पे नीतीश कुमार, ये नाम तो बदलता ही नहीं है, इसके अलावा वाला सब नाम बदल जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री दो लोग हैं, पहले कौन है दोस्तों, तो पहले हैं सम्राट चौधरी, और दूसरे नंबर पे कौन है, तो विजय कुमार सिन्हा है दोस्तों, विजय कुमार सिन्हा। राज्यपाल कौन है जरा बताना, तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है बिहार के राज्यपाल दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर यादव है। ये तो आज सुबह सुबह भी हमने देखा था, है ना, नंद किशोर यादव है। आपसे पूछेगा बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, श्रीमती अश्वमेध देवी है। कौन है, श्रीमती अश्वमेध देवी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, देखिए अभी चीफ जस्टिस परमानेंट नहीं बने हैं, जैसे एक टेम्पोररी चीफ जस्टिस जब हमारे रिटायर किए हैं तो एक टेम्पोररी आदमी को बनाया गया चीफ जस्टिस। इनका नाम है न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण। क्या नाम है, न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण। हाँ हाँ, इलेक्शन कमिश्नर ही होते हैं, अंजनी कुमार शरण। यहां पे अट जाएगा अगर आप मुझे कहेंगे, तो यहां पे मैं 3-4 लोगों का लिखवा सकता हूं, अगर आप छोटा छोटा करके लिखवा दूं क्या यहीं पे, अगला स्लाइड काहे को लूं, या ना यार ले लो अगला स्लाइड, कौन घरे से पैसा लग रहा है इसमें, थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है, अंजनी कुमार शरण है, 6 नंबर हुआ है। 7 नंबर में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, ये अपडेटेड आपको दे रहा हूं मैं, है ना, एज ऑन अप्रैल 2025 तक का अपडेटेड है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2025 तक का अपडेटेड है। बिहार राज्य मानवाधिकार, करंट भी तो साथ ही लेके चलना है ना, आयोग। तो मानवाधिकार आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भी जस्टिस ही होते हैं, उनका नाम है न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर। कौन है, न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर। 8वें नंबर पर बिहार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, ये सब एग्जाम में आएगा दोस्तों, डायरेक्टली पूछा जाएगा, है ना, बिहार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये मुख्य सूचना आयुक्त मतलब क्या, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको कहते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, त्रिपुरारी शरण है दोस्तों। कौन है, त्रिपुरारी शरण है, त्रिपुरारी शरण है। देखिए एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं कोई टेक्निकल आदमी तो हूं नहीं कि आप मेरी क्लास में कमेंट करते हैं कि मेरा वीडियो नहीं चल रहा है। आधे लोगों को तो इसमें क्लास चलाने नहीं आता है ना, उसके लिए लोग परेशान होते हैं। तो कृपया करके ऐसी क्लास जो है ना करें। टेस्ट पीजीटी हिस्ट्री का टेस्ट नहीं मिलता है, पीजीटी का टेस्ट नहीं मिलता है ना। त्रिपुरारी शरण है। नेक्स्ट, बिहार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हो गया, अब क्या बच गया, मुख्य मानवाधिकार आयोग हो गया। हाँ, बिहार राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है। राज्यसभा में एक जीरो है, जीरो। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग,
एक्चुअली ना ये सब ना रटवाने वाला था, इसका पीपीटी बना लेना चाहिए था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं पीपीटी नहीं बना पाया। कल से कोशिश करूंगा टाइम निकाल के कि पीपीटी बना लूं, तो आप लोगों के लिए भी आसान होगा और मेरे लिए भी आसान होगा। श्री दीपक कुमार हैं दोस्तों, कौन है? दीपक कुमार, ठीक है। तो इतना डेटा आपके पास होना चाहिए, इतना डेटा जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नहीं बैजू कुमार जी, नहीं होगा, ठीक है। तो इतना डेटा आपके पास होना चाहिए, करेक्ट। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ठीक है। अब एक और सवाल है कि बिहार राज्य के अंदर में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का अपडेट नहीं है मेरे पास, एक बार देखना पड़ेगा, है ना। रियाजुल हक हैं दोस्तों, कौन है? रियाजुल हक। तो यहां पर एक 9वां हो गया, एक 10वां लिख लीजिए। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक हैं दोस्तों, कौन है? रियाजुल हक उर्फ राजू, है ना। नहीं हट पाएगा वो मेरे भाई। सर आप बहुत ही हार्ड बोलते हैं। हार्ड इसलिए बोलते हैं ना नूतन, कि होता क्या है ना कि मैं अभी पढ़ाने आया हूं नूतन, यहाँ समस्या का समाधान तो करने नहीं आया हूं। अब इसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चे लाइव हैं, ठीक है। अब होता क्या है नूतन, कि एक एक आदमी अगर एक एक कमेंट कर रहा होगा तो किस कैसा लग रहा होगा ये बताइए। हम पढ़ाएं कि कमेंट देखें, ये बताइए। अब एक देखिए, एक कमेंट आया आशीष कुमार जी का। आशीष कुमार एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि सर अगर एग्जाम तक में से इनमें से कोई बदल गया तो क्या लिखेंगे? अब मुझे एक बात बताइए कि ये क्वेश्चन पूछने लायक है। मान लीजिए कि एग्जाम तक मुख्यमंत्री बदल जाएगा बिहार का, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, तो क्या यही वाला मुख्यमंत्री लिखिएगा? जो बदल जाएगा वही लिखिएगा। तो जब बदलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो बताइए कि आशीष जी ने अगर ये टाइम वेस्ट करके ये कमेंट लिखा तो इसका कोई फायदा मिला इनको? नहीं मिला। लेकिन क्लास से उससे क्या होता है ना कि मैं चाहता हूं कि कमेंट ऑन रहे, मैं कमेंट बंद नहीं करना चाहता हूं, है ना। मैं चाहता हूं कि कमेंट ऑन रहे ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं ले पाऊं। अब इतना ज्यादा कमेंट आ रहा है कि मैं ले ही नहीं पाता हूं, तो परेशानी हमारी ये होती है। हम पढ़ाने आए हैं ना कि आधा घंटा 1 घंटा, या तो फिर चलिए अगला 10 मिनट में आप लोग कमेंट कीजिए, पहले कमेंट ले लेता हूं मैं, है ना। रियाजुल हक चेंज हो गए, ठीक है। अगर चेंज हो गए अनुप गौरव जी, अगर चेंज हो गए तो नए वाले जो आए हैं उनका हम लोग देख लेंगे। मेरे पास जो जानकारी है वो रियाजुल हक की है। अब जैसे एक आदमी देखिए पूछ रहा है कि सर समिता कुमारी हैं, सर टीजीटी का टेस्ट सीरीज कब मिलेगा, एस्टेट कब होगा? मतलब आप बताइए कि इन सवालों का क्या जवाब दूं मैं? हाउ व्हाट शुड आई आंसर? तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा फिर। छोड़िए, कोई बात नहीं, आज आज दिन अच्छा नहीं है लगता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाते हैं भाई। अब सुनिए, अब कुछ बिहार की महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके ऊपर हम बातचीत करते हैं। हम क्या करेंगे? बिहार के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। जैसे हम बिहार के अंदर में प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था, है ना। हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बिहार का प्रशासनिक ढांचा, बिहार का प्रशासनिक ढांचा। कहने का तात्पर्य है कि जो बिहार राज्य है इसके अंदर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार राज्य में कितने जिले हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा कि बिहार राज्य में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार के अंदर में कितना जिला है।
तो बताइए जरा दोस्तों, 38 जिला है। पूछा जाएगा सबसे नया जिला कौन सा है, सबसे नया जिला जरा बताइए। अब देखिए, जैसे अब मुझे ना कमेंट आपका बंद कर दिया गया है, और यही मैं पूछता अभी कि जरा बताइए, तो आप कमेंट करते कि सर अरवल है, 38वां जिला कौन बना है, अरवल बना है, तो आपका भी रिवीजन होता, मेरा भी रिवीजन होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स ओपन रहे, ठीक है। इसलिए मैं क्या चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स ओपन रहे, लेकिन कमेंट बॉक्स का क्या हो, सदुपयोग हो, सदुपयोग हो, ठीक है। तो सबसे नया जिला आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, तो आप क्या कहेंगे, अरवल जिला है। अरवल जिला कौन सा है, तो 38वां जिला है, 38वां जिला। अच्छा, अभी एक प्रोपोज्ड है, मतलब एक नया जिला बनाने की बात हो रही है। प्रोपोज्ड एक नया जिला है, कौन सा जिला है दोस्तों, बाढ़ को बनाया जा रहा है। किसको बनाया जा रहा है, प्रपोजल आया है कि बाढ़ को भी क्या बना दिया जाए, तो एक जिला बना दिया जाए। अब जिले के अलावा जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्रमंडल की बात करते हैं, कमिश्नरेट की बात करते हैं। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं दोस्तों, 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं, 9। और जानते हैं इन 9 का नाम आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन 9 का नाम याद होना चाहिए। तो इन 9 प्रमंडल की सूची हम बना लेते हैं दोस्तों, इन 9 प्रमंडल की हम सूची बना लेते हैं। जैसे 9 में जो सबसे पहला प्रमंडल है वो कौन सा है, तो पटना प्रमंडल है। दूसरा कौन सा प्रमंडल है, तो मुंगेर प्रमंडल है। तीसरा कौन सा प्रमंडल है दोस्तों, तो तिरहुत प्रमंडल है। कौन सा है, तिरहुत प्रमंडल है। चौथा आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रमंडल है, तो मगध अच्छा, प्रमंडल में कौन हेड होते हैं दोस्तों, तो यहाँ कमिश्नर बैठाए जाते हैं। यहाँ कौन बैठाए जाते हैं, कमिश्नर बैठाए जाते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे हम पूछे कि कौन प्रमंडल है दोस्तों, तो दरभंगा प्रमंडल है। 6ठे नंबर पे हम आपसे पूछे कि कौन प्रमंडल है, तो आप कहेंगे पूर्णिया प्रमंडल है। सर कौन सा प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल है। फिर मैं 7वें नंबर पे पूछूंगा कि कौन प्रमंडल है, तो आप कहेंगे सारण प्रमंडल है साथियों, सारण है। फिर हम आपसे पूछेंगे कि सारण के अलावा बताओ, तो आप कहेंगे कि सर भागलपुर है। सर भागलपुर को आप कैसे छोड़ सकते हैं, हमारा प्यारा भागलपुर है सर। और लास्ट में जब पूछूंगा कि 9वां प्रमंडल कौन है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कोसी प्रमंडल है दोस्तों। कौन सा है, कोसी प्रमंडल है। तो कुल प्रमंडलों की अगर संख्या की बात की जाए, कुल प्रमंडलों की अगर संख्या की बात की जाए, तो कितने प्रमंडल हैं, 9। अब ना यहां से एक सवाल आता है, एक सवाल ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जिले किस प्रमंडल में हैं। आपसे क्या पूछा जाता है, मैं सवाल फिर से बोलता हूं, आपसे सवाल क्या पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जिले किस प्रमंडल में हैं। क्या पूछेगा कि सबसे ज्यादा जिले किस प्रमंडल में हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये जो तीनों जिले हैं ना, ये तीनों के अंदर में 6 जिले हैं। कितने जिले हैं, 6 जिला। तो एग्जाम में जब पूछे कि इन तीनों के अंदर, इसमें भी 6 जिला, इसमें भी 6 जिला और इसमें भी 6 जिला, तो सबसे ज्यादा जिले जो हैं कितने प्रमंडलों में हैं, तो ये तीनों में टाई ब्रेकर है ना, तीनों में क्या है, टाई ब्रेकर है। तीनों में 6-6 जिला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तीनों में क्या है, 6-6 जिला है, पटना में, मुंगेर में और तिरहुत में, ठीक है जी। तो ये ध्यान रहेगा सभी लोगों को। तो ये हमारा हो गया जिला नंबर 1 कितने हैं, प्रमंडल हमने पूछ लिया कितने। अब आते हैं दोस्तों प्रमंडल के बाद तीसरा हम यहां पर बात करते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि अनुमंडल कितना है। क्या पूछा जाएगा, सब डिवीजन कितना है दोस्तों, तो सब डिवीजन की संख्या है 101। चौथे नंबर पे आपसे पूछा जाएगा ब्लॉक कितना है। ब्लॉक कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्लॉक कहने का मतलब क्या होता है, ब्लॉक कहने का मतलब क्या होता है कि ब्लॉक कहने का मतलब होता है प्रखंड, है ना, प्रखंड होता है। मैं जानते हैं, मैं क्या सोच रहा था कि BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो प्रखंड कितने हैं बिहार के अंदर में, तो 534 हैं। क्या 534 प्रखंड है ना। पंचायत की अगर हम बात करेंगे, तो जो लास्ट 2011 के आंकड़े हैं उनके मुताबिक 8406 पंचायत हैं। उनके मुताबिक कितने हैं, 8406 पंचायत। हाँ, सबसे कम भागलपुर में है, ये मुझे भी पता है ना, सबसे कम भागलपुर में है। अब जो है ये 8406 से बढ़ के कितना हो गया है, तो मैं अपडेटेड डेटा देख लेता हूं। अब जो अपडेटेड डेटा है ना, ये अलग अलग जगह अलग अलग आता है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगह जो है अलग अलग डेटा आता है। और अभी जो डेटा यहां पे दिखा रहा है, वो डेटा दिखा रहा है 8400 कहाँ गया, 8463। लेकिन जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो पुराने आंकड़े हैं पंचायत की संख्या की, वो पंचायतों की संख्या है 8406। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि ये 2011 की जनगणना के अनुसार है।
और अभी के अनुसार लेंगे तो 8463। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में क्या टिक करेंगे, तो एग्जाम में जिस तरह का ऑप्शन रहेगा उस तरह का आप टिक कर देंगे, उस तरह का आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, बहुत जगह आपको मिलेगा 8471। बिहार स्पेशल का यही खासियत है दोस्तों कि बिहार स्पेशल के अंदर में अलग अलग डेटा मिलते हैं दोस्तों। क्या मिलता है, अलग अलग डेटा मिलता है। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्लियर है? अब सुनिए, ये इतनी सारी बातें हो गई जो आपने देख लिया। अब अगर हम बात करें कि आप जानते हैं कि विधान परिषद के अंदर में, सॉरी, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में क्या बनाया गया, त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाया गया। तो इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंदर में अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कितना जिला परिषद होगा, तो मुझे बताइए कि जिला कितना है हमारे पास, 38 है। तो मैक्सिमम जिला परिषद कितना हो सकता है, 38 हो सकता है। आपसे पूछेगा कि पंचायत स्तर पर कितनी पंचायत समितियां हो सकती है, तो पंचायत हैं कितने, प्रखंड कितने हैं, 534। तो एक प्रखंड में एक पंचायत होता है मान लीजिए, तो कितने मैक्सिमम पंचायत हो सकते हैं, 500। पंचायत समिति कितनी हो सकती है, तो पंचायत समिति 534 हो सकती है। समझ में आ रही बात? दोनों रहेगा तो दोनों को टिक कर दीजिएगा। हम जान रहे थे कि ऐसा ही सवाल आप पूछेंगी। दोनों रहेगा ना तो आप दोनों को टिक कर देना, ठीक है ना? अरे दोनों नहीं रहेगा, एग्जामिनर भी इस बात को जानता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई इतनी बात। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, अगला लेते हैं। बिहार का प्रशासनिक ढांचा देख लिया। अब बिहार का प्राकृतिक ढांचा देखेंगे हम। क्या देखेंगे, बिहार का प्राकृतिक ढांचा देखेंगे। प्राकृतिक ढांचा देखने का मतलब क्या है, प्राकृतिक ढांचा देखने का मतलब क्या है कि बिहार के अंदर में बिहार की प्रकृति कैसी है, बिहार जो प्रदेश है इस बिहार की प्राकृतिक प्रदेश के रूप में इसे कैसे आप देखते हैं, बिहार की नदियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी, बिहार की जलवायु कैसी है, बिहार में ऋतु कौन कौन से थे, कौन किस प्रकार के जंगल हैं बिहार के अंदर में, किस प्रकार की नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। जी हाँ रूपम, आपके लिए भी है। नहीं पॉसिबल है रामजीवन भाई, नहीं पॉसिबल है। अब चलिए बिहार के प्राकृतिक ढांचे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बिहार की प्राकृतिक स्थिति को देखते हैं कि बिहार की प्राकृतिक स्थिति कैसी है। तो देखिए, जब आप बिहार को देखेंगे, बिहार का आप मैप लगा लीजिए यहां पर। जब आप बिहार को देखेंगे दोस्तों, जब भी आप बिहार को देखेंगे, तो ये रहा आपका बिहार, बहुत छोटा हो गया। इसी में आपको ये देखिए, ये बिहार आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये बिहार। इसी बिहार को जरा ध्यान दीजिएगा, इस बिहार को ध्यान दीजिएगा। जब बिहार के आप प्राकृतिक देश को देखते हैं तो बिहार के प्राकृतिक देशों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, जरा बताना, कितने भागों में बांटा जाता है बिहार के इन चीजों को? 3 भागों में बांटा जाता है। ये पहला, ये दूसरा और ये नीचे वाला तीसरा। ऊपर वाला कौन सा है दोस्तों, ऊपर वाला ये पहला है। ऊपर वाला कौन सा है जरा बताना, ये नंबर 1 है, नंबर 1। ये वाला जो है नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। अब मैं ऐसा क्या कह रहा हूं, अगर बिहार की प्राकृतिक स्थिति को आप देखें, अगर आप बिहार के प्राकृतिक स्थिति को देखें तो हम इसे मूलतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं, इसे मूलतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसे मूलतः हम क्या करते हैं, तो 3 भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों। कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कौन सा है, नंबर 1। तो आप भी जानते हैं कि जो हिमालय का तराई इलाका है, जिसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक की चोटियां, इसे हम क्या कहते हैं, यहां नहीं लिखता हूं वहीं लिख देता हूं, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, शिवालिक श्रेणी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी, सभी लोग कमेंट करिए क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी कहते हैं, शिवालिक श्रेणी। दूसरे नंबर पे हम बाएं, तो आपको पता है ना कि ये कौन सा इलाका है, ये हमारा मैदानी इलाका है, इसलिए इसको हम कहते हैं बिहार का मैदान। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं बिहार का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का मैदान कहते हैं। और आपको ही पता है ना कि गया वाला इलाका में देखते होंगे पठार वगैरह खूब मिलता है। ये जो रोहतास का, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई का जो इलाका है, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी पठारी क्षेत्र या दक्षिण का पठारी क्षेत्र या दक्षिणी पठारी
क्षेत्र कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो बिहार को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला शिवालिक की श्रेणी, दूसरा जो है बिहार का मैदानी इलाका, और तीसरा दोस्तों क्या कहते हैं, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। इस इलाके में क्या होता है, केवल पठार मिलते हैं। ये जो गंगा नदी के दोनों तरफ का इलाका है ये मैदानी और समतल इलाका है, मैदानी इलाका है। जबकि ये ऊपर वाला जो इलाका है पश्चिम चंपारण, इस चंपारण का जो थोड़ा सा किनारा है, ये कैसी है, तो ये शिवालिक श्रेणियों के अधीन आती है। कैसी आती हैं, शिवालिक श्रेणियों के अधीन आती हैं। ठीक है, इसे पढ़ने के बाद अलग से बिहार भूगोल पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं, इसके बाद बिहार भूगोल आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन बिहार भूगोल के आते हैं वो सब मैं यहां करवा दूंगा, है ना। आप, हाँ बिल्कुल सारा करा दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बिहार की जो जलवायु है, ये बिहार की जलवायु कैसी है। मैं ज्योग्राफी इसलिए नहीं पढ़ाता ना, कुछ दिन के बाद लोग हल्ला करने लगेंगे, सर आप ज्योग्राफी भी पढ़ा दो। कुछ लोग कहेंगे मॉलिटी पॉलिटी पढ़ा दो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पढ़ा रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, थोड़ा काम का तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो बिहार की जो जलवायु है वो मानसूनी है। कैसी है, मानसूनी जलवायु है। मतलब बिहार के अंदर में क्या आता है, बिहार के अंदर में मानसून की बारिशें होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार की जो जलवायु है वो बिहार की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। क्यों कहते हैं, क्योंकि बिहार में मानसून की बारिशें होती हैं, है ना। बिहार में मानसून की बारिशें क्या होती हैं, होती हैं। ठीक है, चल जाएगा ममता, चल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ऋतुओं की बात कर लेते हैं कि बिहार के अंदर में ऋतुएं कैसी हैं। ये हालांकि बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ऋतुओं की बात कर लें दोस्तों तो आपको पता है ना कि बिहार के अंदर में भी तीनों ऋतुएं आती हैं। कौन कौन सी ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है दोस्तों, वर्षा ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, ठंड का मौसम भी आता है, शीत ऋतु आती है, और ग्रीष्म ऋतु भी आती है, गर्मी का भी ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु भी आता है। इस बात का ध्यान रखना है ना। ग्रीष्म ठीक से लिखा नहीं पाया, इधर लिख दूं क्या, साइड में, साइड में लिख दूं, चलेगा, साइड में लिख दूं। ग्रीष्म ऋतु। तो बिहार की जलवायु में अगर ऑप्शन में क्या रहेगा, मानसूनी जलवायु, तो आप क्या टिक करेंगे, मानसूनी जलवायु टिक करेंगे। अगर बिहार में वर्षा पूछेगा किस प्रकार की है, तो तीनों तरह की ऋतुएं होती हैं बिहार के अंदर में। ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, और साथ ही साथ साथियों शीत ऋतु भी होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये बात सबको क्लियर है, यस और नो, यस और नो बताइए। अब आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, बिहार की नदियों की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे दोस्तों, बिहार की नदियों की बात कर लेते हैं। मैप लगाना मैं भूल गया, है ना, मैप लगाना मैं भूल गया, अभी लगा देता हूं। रिवर सिस्टम इन बिहार। हालांकि अगर नहीं भी मैप लगाया तो मैं बता दूंगा ऐसे ही, है ना। आपका मास्टर कमजोर नहीं है, मास्टर पढ़ लिख के आता है, मेहनत करके आता है ना। कौन सा लगाऊं तो अच्छा रहेगा, ये वाली लगाता हूं। रिवर सिस्टम। अब देखना दोस्तों, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। हालांकि मैं यहाँ पे लिख के भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मैप लगा, यहाँ नहीं लगेगा ना भाई, अगले स्लाइड पे लगेगा। कल से ये दिक्कत नहीं होगी, कल से मैं सब पीपीटी बना के लाऊंगा, है ना। ये देखो, अब ना हम बिहार की नदियों के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों, बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, बिहार की, दिख रहा है आपको क्लियरली, क्या आपको दिख रहा है? अगला जो टॉपिक है साथियों वो है बिहार की नदियां। अच्छा, एक बात तो आप जानते हैं दोस्तों, एक बात तो जानते हैं, और वो कौन सी बात है दोस्तों, आपको इतनी तो बात पता है कि बिहार के अंदर में, बिहार के अंदर में दोस्तों एक बात तो आपको पता है कि एक बीचों बीच बिहार में एक नदी गुजरती है। ये बीचों बीच जो नदी गुजरती है, इस नदी का नाम क्या है भाई,
इस नदी का नाम क्या है जो बीचों बीच बिहार को दो भागों में बांट देती है? ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है? गंगा है। आप देखिए घाघरा ऐसे आके मिल रही है, गंडक आके मिलती है, बूढ़ी गंडक आके मिलती है, बागमती आके मिलती है, कमला आती है, कोसी बिहार का शोक आती है, और महानंदा एकदम कॉर्नर पे आके बाहर निकल जाती है। नीचे से देखेंगे तो कर्मनासा तो आपको पता ही है कि बक्सर से एंट्री से पहले मिल जाती है। सोन नदी आप देखिए, आप पुनपुन को देखिए, पुनपुन के बाद फल्गु आती है। पुनपुन कहाँ मिलती है? फतुहा में मिलती है। क्यूल नदी आती है और अजय नदी आती है, लेकिन वो मिल नहीं पाती है। तो इतनी सारी जो नदियां हैं, इतनी सारी जो नदियां हैं, ये बिहार की नदियां हैं दोस्तों। क्या हैं? बिहार की प्रमुख नदियां हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा तो मेरे साथ जरा रिपीट करिए। मैप देखने से याद नहीं होता है, इस गलतफहमी में मत जिए, है ना। इस गलतफहमी में आप बिल्कुल न जिए कि मैप देखने से आपको याद हो जाएगा, है ना। एक मेरे भाई कह रहे हैं कि सर इसको बड़ा कर दीजिए, तो बड़ा करना तो पॉसिबल नहीं है। मैं दोबारा अलग स्क्रीन पर इसको लगा देता हूं, ठीक है। मैं दोबारा अलग स्क्रीन पर इसको क्या करता हूं? लगा देता हूं। अलग स्क्रीन पर इसको क्या करता हूं? लगा देता हूं। जरा ध्यान दीजिए, अब दिख रहा है आपको? अब जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बीचों बीच नदी जा रही है, ये जो बीचों बीच नदी जा रही है, ये कौन सी नदी है? तो ये गंगा नदी है। यहाँ देखिए ये कौन सी नदी है दोस्तों? ये घाघरा नदी है। ये कौन सी नदी है? ये गंडक है। गंडक के बाद कौन सी आती है? बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक के बाद कौन है? बागमती है। बागमती के बाद कौन है? कमला है। कमला के बाद कौन है? कोसी है। कोसी के बाद कौन है? महानंदा है। इधर नीचे से चलिए, कौन है? सोन है। सोन कहाँ मिलती है? पटना में, है ना। पुनपुन है। पुनपुन के बाद कौन है? फल्गु है। पुनपुन कहाँ मिलता है? फतुहा में मिलता है। क्यूल है दोस्तों। उसके बाद कौन सी नदी है? अजय नदी है। तो ये बिहार की प्रमुख नदियां हैं, ये बिहार की प्रमुख नदियां हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाम क्या है, तो नाम में सबसे पहले कौन आएगा? गंगा नदी आएगी। इधर से ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर से अगर शुरू करें साथियों, तो हम क्या ले लेंगे? बिहार के अंदर में कौन है? घाघरा है। घाघरा छपरा जाती है, आपको ही पता है ना, छपरा वाला इलाका में। तीसरे नंबर पे आपसे पूछेंगे तो क्या है? गंडक है दोस्तों। क्या है? गंडक है। चौथे नंबर पे आपसे पूछेंगे, जरा मेरे साथ नाम याद कर लीजिए, कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक है दोस्तों। कौन सी है? बूढ़ी गंडक है। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो कौन है? बागमती है दोस्तों। कौन सी नदी है? बागमती है। बागमती के बाद आगे की बात करेंगे तो कौन है? कमला है दोस्तों। कौन नदी है? कमला नदी है। कमला के बाद बात करेंगे तो कौन है दोस्तों? तो कोसी नदी है। कोसी नदी है। कोसी के बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो कौन है? महानंदा है दोस्तों। महानंदा है। महानंदा के बाद बात करेंगे दोस्तों तो कौन सी नदी है? तो सोन नदी है दोस्तों। सोन नदी है। सोन के बाद याद करेंगे तो पुनपुन नदी है दोस्तों। पुनपुन है। पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी है दोस्तों। कौन है? पुनपुन नदी है। पुनपुन के बाद बात करेंगे दोस्तों तो फल्गु नदी है। फल्गु नदी है। फल्गु के बाद बात करेंगे दोस्तों तो अजय नदी है दोस्तों। कौन है? अजय नदी है। अजय नदी के बाद बात करेंगे दोस्तों तो क्यूल नदी है दोस्तों। कौन है? तो क्यूल नदी है दोस्तों। क्यूल नदी है। तो ये सारी नदियां हैं जो बिहार की महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों। क्या हैं? बिहार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। क्या ये बात ध्यान रहेगा आपको? क्या ये बात आपको ध्यान रहेगा? यस और नो जरा बता दीजिए। यस और नो बता दीजिए। यस। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम नदियों की बात करते हैं तो नदियों पे ना बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं। नदियों पे क्या है? बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो यहीं पर देख लेते हैं दोस्तों, यहीं पर देख लेते हैं। आइए, बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। कौन सी परियोजनाएं हैं दोस्तों? नदी घाटी, नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है। अब सबसे पहले जिस नदी पर आपको मिलेगा दोस्तों वो कौन सी नदी है? तो वो सोन नदी है दोस्तों। और यहां पर क्या मिलेगा आपको? यहां पर क्या मिलेगा? सोन नदी के ऊपर एक परियोजना है जिसको कहते हैं सोन परियोजना। सोन परियोजना सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए है, यानी इसका अन्य राज्यों से कोई लेना देना नहीं है ना। बिहार के लिए है सोन परियोजना। तो आपसे पूछेगा कि सोन परियोजना, आपसे पूछेगा दोस्तों कि सोन परियोजना किस नदी के लिए है, किस राज्य के लिए है? तो सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के लिए है दोस्तों। किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के लिए। सोन नदी के बाद पुनपुन पर कोई परियोजना नहीं है। पुनपुन के बाद फल्गु पर भी कोई परियोजना नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन गंडक नदी पर एक परियोजना है दोस्तों। किस नदी पर परियोजना है? गंडक नदी पर एक परियोजना है ना। गंडक पर एक परियोजना है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गंडक परियोजना।
इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं दोस्तों गंडक परियोजना। परीक्षा में पूछेगा कि गंडक परियोजना में किन किन राज्यों के बीच की ये परियोजना है, तो याद रखिएगा 3 राज्य और 2 राज्य और 1 अंतरराष्ट्रीय स्तर के देश, यानी बिहार, यूपी और नेपाल। 3 साथियों, बिहार, नेपाल और यूपी। ध्यान रखिएगा, बिहार, यूपी और नेपाल। एग्जाम में पूछता है कि इस परियोजना में कौन कौन शामिल हैं, तो याद रखिएगा बिहार शामिल है, यूपी शामिल है और नेपाल वाला ये जो पश्चिम चंपारण से घुसती है जो नदी, वो नेपाल का इलाका है। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट में दोस्तों। नेक्स्ट में यहां पर एक नदी है जिसको हम कहते हैं कोसी। कोसी के ऊपर परियोजना है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं कोसी परियोजना। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोसी परियोजना। आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इस कोसी परियोजना का संबंध किन किन राज्यों से है, तो बिहार और नेपाल के बीच में, बिहार प्लस नेपाल के बीच में ये परियोजना साझा होती है और इसको हम क्या कहते हैं? तो कोसी परियोजना कहते हैं ना। इस नदी को तो आप जानते ही हैं, बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का क्या कहते हैं इस नदी को? बिहार का शोक नदी कहते हैं, क्योंकि तबाही मचाती है ना। अब आइए एक और परियोजना के बारे में जिसे हम क्या कहते हैं? बाण सागर परियोजना। इसे हम क्या कहते हैं? बाण सागर परियोजना। यहां पर आइए साथियों, एक परियोजना है जिसे हम क्या कहते हैं? बाण सागर, बाण सागर परियोजना। और ये जो बाण सागर परियोजना है साथियों, इस बाण सागर परियोजना का भी संबंध किससे किससे है? तो सबसे पहले बिहार से है, दूसरे नंबर पे किससे है? तो मध्य प्रदेश से है, एमपी से है, और तीसरे नंबर पे किससे है? तो यूपी से है। ये अभी तक झगड़ा चल ही रहा है, ये अभी तक झगड़ा चल ही रहा है। शाह मोहम्मद उमैर जी कह रहे हैं, तो क्या करें शाह मोहम्मद उमैर जी बताइए? 5 मिनट में छोड़ देते हैं क्लास, आप 5 मिनट में क्लास छोड़ देते हैं, ठीक है ना। गोखुर झील आगे आएगा तो बताएंगे, है ना। गोखुर झील आगे आएगा तो बताएंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो बिहार है, ये बिहार में वनों के प्रकार कैसे हैं। बिहार के अंदर में हम क्या बात करेंगे? वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन बिहार। फॉरेस्ट टाइप 2 तरह के हैं ऐसे, फॉरेस्ट टाइप्स इन बिहार। अगर कुछ मैप मिल पाता है तो मैप लगा देंगे आपको। मैप मिल पाता है क्या? कुछ वैसा मैप नहीं मिल पा रहा है ना। तो बिहार के अंदर में साथियों 2 प्रकार के, 2 तरह से इनको हम विभाजित करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बिना मैप के पढ़ा देते हैं, है ना, बिना मैप के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो अब हम बात करते हैं कि बिहार के अंदर में वनों का प्रकार बिहार में कैसा है ना। सर लिखित पढ़ाइए, नहीं लिखित संभव ही नहीं है, तो 3-4 महीना लग जाएगा जय किशोर जी। ये सब्जेक्ट लिखित वाला है नहीं, इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ याद करना है। इसको तो पीपीटी से ही पढ़ाएंगे, कल से पीपीटी बना लेंगे, आज पीपीटी नहीं बना पाए हैं, है ना, कल बना लेंगे। तो बिहार के अंदर में अगर साथियों हम बात करते हैं, तो बिहार में अगर हम साथियों बात करते हैं तो वनों के प्रकार है ना, वनों के प्रकार। ये लिखने का कोई थोड़ी फायदा है हाथ से, है ना, ये हाथ से लिखने का, जहां पे जरूरत रहती है मैं खुद पढ़ाता हूं। वनों के प्रकार में साथियों मूलतः 2 प्रकार के वन जो हैं बिहार में पाए जाते हैं। कभी कभी इसका क्लासिफिकेशन 3 तरह से भी कर देता है, लेकिन अगर बिहार की हम बात करें तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। और एक शुष्क के अलावा आर्द्र पर्णपाती वन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती वर्ण भी पाया जाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे कि शुष्क पर्णपाती क्या होता है, आर्द्र पर्णपाती। हालांकि आपको हमारे अन्य शिक्षकों ने, लक्ष्मण सर ने, कपिल सर ने, प्रिंस सर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। अब बिहार के अंदर में वनों के प्रकार के अलावा आपको एक और छोटा सा पॉइंट है कि बिहार के अंदर में साथियों क्या पूछेगा? वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। क्या पूछेगा? बिहार के अंदर में वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में, है ना। चलिए तो आप लोग जरा कमेंट करिए, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं बिहार में। अभी तो सबसे पहले वो नया वाला है, सबसे पहले तो एक नया वाला है नागी नकटी। सबसे पहले कौन सा है? नागी नकटी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा धर्मेंद्र जी, हो जाएगा। नागी नकटी सबसे पहले। लेकिन चलिए शुरू कर लेते हैं पूर्वाज से, मतलब हम शुरू करते हैं गया वाले से, है ना। तो गया वाले में सबसे पहले क्या आता है? गौतम बुद्ध। अच्छा, नाम ही अगर आएगा, आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य या गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तो आप क्या आंसर टिक करेंगे? गया ही टिक करेंगे ना। अगर आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध
अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप क्या टिक करेंगे बताइए। इसमें कुछ पूछने वाली भी बात है क्या, नाम में ऑटोमेटिक गौतम बुद्ध लगा हुआ है। अब जैसे एक बहुत फेमस है जिसका नाम है पश्चिम चंपारण में जहां मैं घूमने गया था, वाल्मीकि नगर, बगहा में जो है वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, तो वो क्या कहेंगे, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ही कहेंगे। तो ये पूछेगा आपसे कि वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, तो आप क्या कहेंगे, पश्चिम चंपारण में है, कहां पे है, तो पश्चिम चंपारण में है। यस और नो, यस यस और नो बताइए। उसके अलावा पूछेगा परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां पर है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछेगा कहां पर है। तो आप जब जाएंगे पूर्णिया से पहले एक जगह पड़ता है, पूर्णिया से पहले फारबिसगंज से पहले अररिया, वहीं पर है। कहां पर है, अररिया में है ये, अररिया में। अच्छा एक और है जो मुंगेर के इलाकों में है, मुंगेर में है भीम बांध अभ्यारण्य। कौन सा है, मुंगेर में कौन सा है, भीम बांध अभ्यारण्य। कहां पर है ये, तो ये मुंगेर में है। अच्छा मुंगेर के अलावा एक अभ्यारण्य है साथियों, कहां पर, बेगूसराय में। कितने लोग हैं बेगूसराय वाले, बेगूसराय वाले बताइए कौन सा है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। कहां पर है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। कहां पर है भाई, बेगूसराय जिला वाले, कहां पे हो भाई, बेगूसराय जिसका जिसका घर है जरा हाजिरी लगाइए, बेगूसराय जिला वाले ये बताएंगे। अच्छा गोगाबिल भी है, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। गोगाबिल कहां है, तो गोगाबिल हमारा कटिहार में है। कहां है गोगाबिल, तो कटिहार के अंदर में है। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों ये, तो ये कटिहार में है दोस्तों। कहां है, कटिहार में है। ये 6 हो गए। सातवां, सातवां नागी नकटी कहां पर है जरा बताइए, ये कहां पे है, जमुई में है दोस्तों। नागी नकटी कहां पर है, जमुई के अंदर में पड़ता है नागू नकटी। उसके अलावा कैमूर के अंदर में पड़ता है, कैमूर अभ्यारण्य कहां पर है, रोहतास के अंदर में है। कैमूर अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों, रोहतास में। कैमूर के अलावा एक और दो और हैं, कैमूर के अलावा एक है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। शिला गलत लिखें कि सही लिखें, हमको डाउट हो रहा है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। अब बताइए कि विक्रमशिला नाम में ही लगा हुआ है तो कहां रहेगा, भागलपुर में रहेगा। कहां रहेगा, भागलपुर में रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, इज इट क्लियर टू एवरीवन। क्लास कैसा लग रहा है ये बताइए, आप सभी लोग कमेंट करके एक बार बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। नहीं 30 मिनट नहीं, 1 घंटे की ही क्लास होगी भाई। अगली क्लास मेरी फिर लगी हुई है ना, अगली क्लास लगी हुई। एक पुराना बैच है, मुझे वहाँ पे भी 2-3 टॉपिक, अभी 2 टॉपिक पढ़ाना है। एक किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन, 3 टॉपिक वहाँ पढ़ाना है। वो भी कल परसों में क्लास लगाना है। थोड़ी क्लास का लोड ज़्यादा है, रात में 9 बजे। तो ये भी है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब भी है ना। ठीक है, कल बहुत सारे लोगों ने रेटिंग किया था, उसका कमेंट आज मैं स्क्रीनशॉट नहीं कर पाया हूं, मैं सोया रह गया था। तो कल की क्लास में उनका स्क्रीनशॉट जरूर लूंगा। अगर आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, आप बताना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हैं वहां जाइए, वहां सर्च कीजिए ऑफिसर्स एकेडमी, वहां पे रेटिंग का ऑप्शन आता है,
वहाँ पे 5 स्टार बना रहता है, 1 2 3 4 5। आप अगर ये वाला 5वां नंबर टीपेंगे, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, अगर आप 5वां नंबर टीपेंगे तो अपने आप सब जल जाएगा और ये 5 स्टार हो जाएगा। आपको जितना मन करे 5 4 3 2, एकदम खराब लगता है तो 1 दे दीजिए, अगर सबसे अच्छा लगता है तो 5 दीजिए, और सबसे खराब लगता है तो क्या दीजिएगा, 1 दे दीजिए। उसके नीचे एगो बक्सा लगा हुआ है, इस बक्सा में ना मैसेज लिखने का जगह दिया हुआ है, संदेश। मुझे मतलब आपके इस संदेश से है। आप लोग अभी क्लास के बाद यहाँ संदेश जरूर दीजिएगा, मैं कल की क्लास में आपका संदेश जरूर पढ़ूंगा, है ना। आज छूट गया है, आपके संदेश का मुझे इंतजार रहेगा। आप जरूर से अपना संदेश दीजिएगा कि आपको ऑफिसर्स एकेडमी की पढ़ाई कैसी लगती है, ठीक है। बाकी ऑफिसर्स एकेडमी आपके लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 12 साढ़े 12 बजे तक कल क्लास चली है। सुबह 5 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपको सफलता तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।